चमकदार चांदनी रात में मुकेश जैसी ही पुरसोज आवाज में वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। अमरदीप ने सामने कुछ देखकर जीप की रफ्तार आहिस्ता की और फिर उसे अचानक ब्रेक लगाने पड़े। ताहम उनके हथियारों का रुख मुसलसल हमारी जानिब रहा और दाएं हाथ की उंगली भी ट्रिगर पर जमी रही। मुसाफिर खाने से निकलकर मैं एक बार फिर लाल सिंह की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया। कहा, चलो यार, मुझे कला मुबारक तक छोड़ दो। लाल सिंह ने अस्पात में सर हिलाया और पटियाला की सड़कों पर हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। उसे यकीनन अपनी बकिया रकम वसूल करने की जल्दी रही होगी, लिहाजा उसने महज बात से बात निकालने के लिए खुशामदी लहजे में कहा, बहादुर सिंह जी, नाराज ना हो तो पूछ सकता हूँ कि दिल्ली में आपका धंधा क्या है? मैंने भड़कने का नाटक करते हुए कहा, अबे धंधा नहीं, कारोबार। मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जायदाद का लेन देन भी करते हैं, सरकारी ठेके भी लेते हैं। मैं इन सब कारोबारों में उनका हाथ बटाता हूँ। लाल सिंह ने मरूब होते हुए कहा, फिर तो मौजें लगी हुई हैं सरदार जी। अच्छा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा, तुम्हारा ठिकाना देख लिया है, जरूरत पड़ी तो राब्ता कर लूंगा, फिलहाल तो मुझे कला मुबारक पहुंचा दो। उसने मिस्कीन लहजे में कहा, वो तो हम पहुंचने वाले हैं। मेरा मतलब है कि मैं मानिक जी को आपसे मिलवा तो नहीं सका, लेकिन मैंने उसकी बात काट कर तंजिया लहजे में कहा, अबे रो मत, तेरा काम पूरा हो गया, तेरी बाकी रकम देकर भेजूंगा तुझे। मेरी तसल्ली ने उसके दिल की कलियां खिला दी और बाकी मुख्तसर रास्ते में वो खुशी से चहकता रहा। बिलाखिर उसने मुझे फन्ने तामीर के आलीशान शाहकार कला मुबारक के बुलंदो बाला फाटक के सामने उतार दिया। उसने बताया कि किले पर अब हुकूमत हिंदुस्तान का कब्जा है, तहम राजा खानदान की रिहाइश के लिए अब भी किले का एक बड़ा हिस्सा मुख्तस है और अवामुन्नास को उस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। मुझे हकीकतन कला देखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा मैंने उसके इंतबाह पर कोई खास तवज्जो न दी। उसे रुखसत करने से पहले मैंने बकिया 100 रुपए उसके हवाले कर दिए थे। सुपहर हो चुकी थी। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि अमरदीप अपने भतीजे को साथ लिए कब तक यहाँ पहुँचेगा। चुनाचे मैंने वक्त गुजारी के लिए किले के अंदरूनी हिस्से का रुख किया। वो किला बिलाशुबा अपने तर्ज तामीर और पुरशिकोह माहौल की वजह से काबिल दीद था। ताहम मैं मजीद आगे जाने की बजाय अमरदीप के इंतजार में एक चबूतरे पर बैठ गया, जहां करीब ही नीले चुगों में मलबूस 2 सिख गायक हारमोनियम बजाते हुए अपने मजहबी तराने गा रहे थे। मेरे अलावा भी कई लोग इन्हिमाक और अकीदत से वो तराने सुन रहे थे। खुशकिस्मती से मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। अमरदीप को मानू का हाथ थामे किले के फाटक से अंदर दाखिल होते देखकर मैं अपनी जगह से उठा और उन दोनों की तरफ बढ़ा। मानू मुझे देखकर खुशी से झूम उठा और वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। अमरदीप ने खुशगवार लहजे में पूछा, और बताओ बहादुर भाई जी, कैसा लगा हमारा पटियाला? मैंने कहा, मेरी तवक्को से ज्यादा खूबसूरत और आलीशान। वाकई ये शहर पूरी तरह देखने के लिए 1 माह भी कम है। उसने पुरजोश लहजे में पूछा, और मोती बाग कैसा लगा? मैं तो जब भी वहाँ आया हूँ हैरत लिए वापस गया हूँ कि इतनी अजीमुशान इमारत हमारे ही मुल्क में है। कई बार वहाँ जाने के बावजूद मैं उसके तमाम हिस्से नहीं देख सका। अब मुझे इम्तिहान दरपेश था कि बगैर देखे उस महल की तारीफ में कलाबे मिलाऊं। मैंने उसकी बात से बात निकालते हुए कहा, वो है भी तो इतने बड़े रकबे पर, एक के बाद एक बड़े से हॉल और बागों का तो पैदल चक्कर लगाया ही नहीं जा सकता। उसने मेरी बातों को सराहते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं, 300 एकड़ कोई छोटा रकबा नहीं होता। मुझे तो दरबार हॉल सबसे अच्छा लगा। सुना है वो लोग राजा भूपिंदर सिंह और दीगर महाराजों के इस्तेमाल में रहने वालों के हथियारों पर मुश्तमिल एक अजायब घर भी बनाने वाले हैं। फिर उसने अचानक पूछा, और वो बाग में खड़ी रेल की बोगी? मैं ना कहते कहते जाने क्यों हाँ बोल गया। मुझे लगा पकड़ा जाऊंगा, लेकिन अमरदीप अपनी ही धुन में बोलता चला गया। बोला, हैरत तो हुई होगी कि वहाँ कोई रेलवे स्टेशन है न पटड़ी, तो फिर वो बोगी वहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, हाँ, मेरी समझ में नहीं आया, शायद वहाँ कहीं लिखा हो, लेकिन मुझे दिखाई न दिया। अमरदीप ने कहा, मैं बताता हूँ। असल में महाराजा भूपिंदर को आला नस्ल के घोड़े पालने का जुनून की हद तक शौक था। उन्होंने उस वक्त के अंग्रेज वायसरॉय से शर्त लगाई थी कि उसके घोड़े ट्रेन से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। वायसरॉय ने शर्त लगा ली कि अगर घोड़ा जीत गया तो यादगार के तौर पर ट्रेन की एक बोगी राजा को पेश कर दी जाएगी, वरना राजा को अपने सबसे पसंदीदा घोड़े से हाथ धोने पड़ेंगे। वो रेस राजा के लाडले घोड़े बूटी ने बासानी जीत ली और इस तरह ये बोगी हमेशा महल की जीनत बन गई। मेरे साथ साथ मानू भी ये दास्तान बड़े शौक से सुन रहा था। उसने बूटी घोड़े की जीत पर खुशी से ताली बजाई और साथ ही फरमाइश की, ताया जी, मुझे वो बूटी घोड़ा दिखाओ, मैं उसकी सवारी करूंगा। मैंने उसकी पीठ पर हल्का सा धमोका जमाकर कहा, यार मानू, वो घोड़ा बेचारा तो अब तक बूढ़ा होकर मर गया होगा,
तुम उस पर बैठ कर क्या करोगे? वैसे भी तुम्हें तो जीप में सोना अच्छा लगता है ना? मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर खफगी के आसार उभरे और उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, आप क्या मुझे ताया जी से दोबारा डांट पड़वाना चाहते हैं? इतनी मुश्किल से इनका गुस्सा उतरा है। मैंने अमरदीप की तरफ देखकर हकीकी शिकवा किया। कहा, मैंने आपसे दरखास्त की थी कि मानू को कुछ नहीं कहना, फिर भी आपने मेरे दोस्त को डांटा। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। मानू, तुम भी इनसे कट्टी कर लो। मुझे हैरत हुई कि मेरी बात सुनकर वो नन्हा सा बच्चा अपने ताया के दिफा पर उतर आया। बोला, ऐसा न कहो बहादुर भैया जी, ताया ने मुझे गुस्से से थोड़ी डांटा है, फिर गलती भी तो मेरी थी। मुझे इनकी इजाजत के बगैर गाड़ी में नहीं छुपना चाहिए था। मैंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा, जबकि अमरदीप ने झुककर उसकी पप्पी ले ली। मैंने अमरदीप को कहा, मुझे ये तशवीश सता रही है कि मानू के इस तरह गायब हो जाने से कहीं हवेली में घर वाले ना परेशान हो रहे हों। अमरदीप ने मेरी तायद की। बोला, इसकी गुमशुदगी का पता लगने पर शुरू में तो वो जरूर परेशान हुए होंगे, लेकिन फिर उन्होंने हम दोनों की हवेली से रवानगी और मानू की गुमशुदगी से ताल्लुक की गुत्थी सुलझा ली होगी। ये शहजादा इस तरह की मनमानियां करने का अच्छा खासा रिकॉर्ड रखता है। एक बार दादाजी और मेरे पास गाँव आने की जिद कर रहा था। जब विष्णु और भाभी नहीं माने तो ये तन्हा रवानगी की चुपके चुपके तैयारी करने लगा। वो तो शुक्र है कि बड़ी बहन ने वो कपड़े देख लिए जो इसने बस्ते में रखे थे, वरना ये पंजाब मेल में सवार हो जाता और किसी को कानो कान खबर न होती। मैंने मानू का ये कारनामा सुना तो बेसाख्ता हंस पड़ा, जिसका मानू ने काफी बुरा मनाया और मुंह फुलाकर कहा, तो पिता और मम्मा जी मेरी बात क्यों नहीं मान रहे थे? मैंने कहा भी था कि मैं अपनी जेब खर्च से किराया जमा कर रखा है, मैं उनसे पैसे नहीं लूंगा। उसकी इस बात पर मेरे साथ अमरदीप ने भी कहकहा लगाया, जिससे मानू मजीद नाराज हो गया और हमें उससे उसकी पसंद की चॉकलेट दिलाने का वादा करके मनाना पड़ा। अमरदीप की रहनुमाई में मुझे कले के खासे वसी हिस्से की सैर करने का मौका मिला। हम लोग कले से बाहर निकले तो मगरिब हो चुकी थी। अमरदीप ने जीप मिठाई की एक बहुत बड़ी दुकान के सामने रोकी, जिसके साथ एक रेस्टोरेंट भी मौजूद था। अमरदीप ने बताया कि जग्गी नाम की ये तवामगाह उसे हमेशा से पसंद है। खाना खाया तो उसके इंतखाब की दाद देना पड़ी। खाने से फारिग होकर हम जीप में बैठे और अमरदीप ने वापसी की राह ली। हमने शहर के किनारे पर वाक़े बड़ी नहर का पुल पार कर लिया तो अमरदीप ने मानू को कहा, ओए काके, नींद आ रही है तो पीछे जाकर सो जा, ठंड बढ़ गई है। ताया की बात सुनकर मानू ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया। बोला, ना जी ना, मुझे पीछे नहीं जाना। मैंने आते हुए भी रास्ते में कुछ नहीं देखा, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। हम दोनों ही जानते थे कि पुख्ता इरादों वाले इस बच्चे के साथ जोर आजमाई बेसूद है, लिहाजा हमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और आपस में बातें करने लगे। मुझे लगा कि अमरदीप कुछ ज्यादा खुश नहीं है। वो बातें तो कर रहा था लेकिन उसके लहजे में गर्मजोशी की कमी थी। मैंने पहले नजरअंदाज किया लेकिन फिर पूछ ही लिया, खैरियत तो है अमरदीप भाई? कुछ बुझे बुझे दिखाई दे रहे हो। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं यार, बस आज जहाँ भी गया जवाब में वादे वईद ही मिले। कम से कम 20-25 हजार रुपए पेशगी मिलने की उम्मीद थी, कुल 3,500 रुपए हाथ लगे हैं। मैंने पूछा, वो क्या उजर पेश कर रहे थे? ये वादा खिलाफी क्यों? उसने बताया, नहीं वो वादा खिलाफी वाली बात तो नहीं है, बस मामूल के मुताबिक संतरे की फसल उठाने से पहले अक्सर व्यापारी 1/4 1/3 रकम दे दिया करते हैं। इस दौरे में उनमें से 2 ने फल उतरवाने के लिए आते हुए रकम साथ लाने का वादा किया है और 2 ने मेले में कारोबार में पैसे लगे होने का उज़्र करके 1 हफ्ते की मोहलत ले ली। मैं आज तक लगभग खाली हाथ फल मंडी से घर वापस नहीं गया, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसे दिलासा दिया और कुछ हंसी मजाक की बातें करके उसका मिजाज रफ्ता रफ्ता बहाल कर दिया। मेरी फरमाइश पर उसने पहले राज कपूर और नरगिस की फिल्म चोरी चोरी का गीत आजा सनम अगर चांदनी में हम सुनाया। चमकदार चांदनी रात में मुकेश जैसी ही पुरसोज आवाज में वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने अपनी पसंद के मुताबिक झूम झूम कर ए दिल मुझे बता दे गाया, जो हैरत अंगेज तौर पर मानू को भी पसंद आया और उसने जोर जोर से तालियां बजाकर दाद दी। इस असना में जीप एक छोटी नहर के पुल से गुजरी और एक मोड़ मुड़कर लगभग 1 मील आगे बढ़ी। दोनों तरफ लहलहाती गंदुम की फसल चांदनी में अजीब मंजर पेश कर रही थी। यहाँ सड़क कुछ नाहमवार और तंग हो गई थी। अमरदीप ने सामने कुछ देखकर जीप की रफ्तार आहिस्ता की और फिर उसे अचानक ब्रेक लगाने पड़े। मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ दरख्तों की आड़ से 2 घुड़सवार निकलकर सड़क के ऐन दरमियान में आकर इस तरह खड़े हो गए कि रास्ता बंद हो गया। खतरे का एहसास होते ही मेरा हाथ तेजी से अपनी वॉस्कट की अंदरूनी जेब में पोशीदा रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर मैंने हाथ रोक लिया। उन घुड़सवारों में से एक के हाथ में 2 नाली 12 बोर बंदूक थी और दूसरे ने जर्मन तर्ज का पिस्तौल हमारी तरफ तान रखा था। ये मंजर देखकर मानू खौफजदा हो गया और चीख मारकर अमरदीप से लिपट गया।
मैंने राह रोकने वाले अजनबियों का बगौर जायजा लेकर उनके इरादे भांपने चाहे। जीप रुकती देखकर वो माहिर शहसवारों के अंदाज में बारी बारी घोड़ों से उतरे। जीप की हेडलाइट से बचने के लिए उन्होंने अपने अपने बाएं हाथ से अपनी आंखों पर साया कर रखा था। ताहम उनके हथियारों का रुख मुसलसल हमारी जानिब रहा और दाएं हाथ की उंगली भी ट्रिगर पर जमी रही। मैंने अमरदीप की तरफ देखा। इत्तेफाक से ऐन उस वक्त उसने मेरी तरफ नजरें घुमाई। हम दोनों की नजरें मिली। उस घाघ शख्स ने पलक झपकते में मेरी आंखों में मौजूद सवाल पढ़ लिया। उसने आंखों ही आंखों में मुझे जो इशारा किया उसका मफहूम मैं यही समझ पाया कि इस सूरत हाल में मज़ाहमत मुनासिब नहीं। मैंने उसका इशारा समझकर गैर महसूस अंदाज में अपना हाथ वॉस्कट की जेब से हटा लिया, लेकिन मैं एक लम्हे के नोटिस पर रिवॉल्वर निकालने के लिए तैयार था। इस दौरान में दोनों हथियार बरदार जीप के दोनों दरवाजों की तरफ आ चुके थे। मैंने देखा उन्होंने अपने चेहरों को ढांटों में छुपा रखा था। उनके हुलियों के अलावा उनकी हरकत सकनात भी उन्हें लुटेरे जाहिर कर रही थी। अमरदीप ने मानू को लिपटाकर थपकी के जरिए तसल्ली देते हुए अपनी तरफ वाली खिड़की से झांकते पिस्तौल बरदार को ठेठ पंजाबी में मुखातिब किया। कौन हो तुम लोग? क्यों रास्ता रोका है हमारा? उसके लहजे में खौफ की हल्की सी भी झलक मौजूद नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे वो इस गुस्ताखी पर उन्हें डांट रहा हो। अमरदीप की बात सुनकर पिस्तौल बरदार ने एक नजर अपने साथी पर डाली और फिर जवाब दिया, ये बात तो तुम्हारे से लिपटा बच्चा भी समझ गया होगा कि हम कौन हैं और हमने किस लिए तुम्हारी राह खोटी की है। खैर चुपचाप सारा माल निकाल कर हमारे हवाले कर दो, वरना। अमरदीप ने उसकी बात काट कर डपटा, अच्छा ठीक है, अब अपना मुंह बंद रखो और ये लो, दफा हो जाओ। मैंने देखा कि उसने अपनी सीट के पहलू में रखा एक चर्मी बैग उठाया और पिस्तौल बरदार की तरफ बढ़ा दिया, जो बेताबी से उसने अपने कब्जे में कर लिया। वो शायद पीछे हटकर हमें जाने की इजाजत देने ही वाला था कि शॉटगन वाले ने उसे डपटा, ओए मूर्ख, देख तो ले इसमें माल है भी या नहीं। मैंने देखा कि अपने साथी को ये मशवरा देने के दौरान भी उसने मुझ पर से नजरें नहीं हटाई थी और बंदूक की दोनों नालियों ने हमें जद में ले रखा था। वो लुटेरा मेरी तवक्को से ज्यादा घाघ साबित हो रहा था। मुझे साफ नजर आ रहा था कि इस सारे नाटक से मानू बुरी तरह खौफजदा हो चुका है। उसका जिस्म धीरे धीरे लरज रहा था। उसकी ये हालत देखकर मेरा गुस्सा काबू से बाहर होने लगा। इस दौरान में पिस्तौल वाले लुटेरे ने अपने बाएं हाथ और दांतों की मदद से बैग खोल लिया। उसने बेताबी से बैग में हाथ डालकर रकम निकाली, लेकिन नोटों की छोटी सी गड्डी हाथ लगने पर वो चौंका और फिर उसने आवाज बुलंद अपने साथी को मुत्तला किया, इसमें तो बस 2-3 हजार रुपए हैं। ये सुनकर शॉटगन वाला लुटेरा भड़क उठा। उसने खूंखार लहजे में अमरदीप को कहा, बाकी माल कहाँ है? फटाफट निकालो वरना छलनी कर दूंगा। अमरदीप ने बेनियाजी से कहा, हमारे पास जितनी रकम थी वो तुम लोगों के हवाले कर दी है। 100 रुपए जेब में और हैं, वो भी ले लो और हमारी जान छोड़ो, हमें बहुत दूर जाना है। ये सुनकर पिस्तौल वाला लगभग चीख कर बोला, झूठ मत बोलो, बाकी माल जहाँ भी छुपा रखा है चुपचाप निकाल दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें पता है कि तुम मंडी से कम से कम 25-30 हजार रुपया लेकर आए हो। उसकी बात सुनकर अमरदीप चौंका, बोला, अच्छा तो तुम पक्की मुखबरी मिलने पर यहाँ घात लगाकर हमारा इंतजार कर रहे थे। खैर तुम लोगों को ठीक इत्तला मिली थी। मैं वाकई 25-30 हजार रुपया साथ लाने वाला था, लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती कि आज 3 आड़तियों ने एडवांस नहीं दिया और मुझे मजबूरन ये 3.5 हजार रुपया साथ लेकर वापस जाना पड़ रहा है। मेरी बात का यकीन न आए तो तलाशी ले लो। अमरदीप की बात सुनकर उन दोनों ने मशवरा तलब नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक शॉटगन वाले ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि तुम्हें व्यापारियों से कितनी रकम मिली है। तुम्हें हर कीमत पर कम से कम 30 हजार रुपया हमारे हवाले करना है। इस रकम का बंदोबस्त तुम कैसे करोगे, ये तुम्हारा मसला है। अमरदीप उसकी बात सुनकर तैश में आ गया। बोला, लगता है तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इस जंगल बयाबान में इतनी बड़ी रकम मैं कहां से पैदा करूं? तुम दोनों कहीं मिठा माल्टा की 2-4 बोतलें चढ़ाकर तो नहीं निकले? मिठा माल्टा मकामी शराब थी। इस बार पिस्तौल वाले ने जवाब देने की जिम्मेदारी संभाल ली। बोला, मजबूरी है, हमें ये रकम हर कीमत पर तुमसे वसूल करनी है। अगर तुम्हारे पास अभी होती तो कोई मसला न होता, लेकिन अब तुम्हें उस रकम का बंदोबस्त करके उसे हम तक पहुंचाना होगा। ये सुनकर मैं चौंका। मेरे जहन में ऐसा संगीन अंदेशा कुलबुलाया था जिसने मुझे बुरी तरह मुस्तरिब कर दिया था। मैंने जल्दी से अमरदीप की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी तशवीश देखकर मुझे समझने में देर न लगी कि वो भी मेरे अंदाज में सोच रहा है। अपने बदतरीन अंदेशों की तस्दीक के लिए अमरदीप ने कहा, साफ साफ बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। इस पर शॉटगन बरदार बदमाश ने फैसला कुन लहजे में कहा, हमें पता है तुम हमारा मतलब समझ गए हो, फिर भी हमारी जबान से सुनना चाहते हो तो बता देते हैं। हम इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहे हैं।
तुम पूरा 30,000 रुपया साथ लेकर कल रात गुरदयालपुर के जंगल पहुंच जाओ। ये सुनकर अमरदीप गुस्से से चीख पड़ा, बकवास बंद कर कुत्ते के बच्चे, जान से मार दूंगा। तुम्हें ऐसा सोचने की जुर्रत भी कैसे हुई? मैंने भी खूनी लहजे में कहा, इन बंदूकों पर अकड़ने की गलती न करना। अगर तुमने बच्चे की तरफ टेढ़ी नजर से देखने की कोशिश की तो आंखें निकाल दूंगा। तुमने समझा क्या है? शॉटगन वाले ने शायद पहली मर्तबा तवज्जो से मुझे देखा। बोला, वाह जी, हमें तो पता नहीं था कि इतना बड़ा सूरमा यहाँ बैठा हुआ है जिसे बंदूक से डर नहीं लगता। मैंने ठोस लहजे में कहा, तुम बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर देखो, खुद पता लग जाएगा। अगर तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में न पकड़ा दूं तो बहादुर सिंह नाम नहीं। उसे मेरे लहजे में सच्चाई महसूस हुई होगी, तभी उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें ये तो पता होगा कि सरदार अपनी इज्जत और गैरत की खातिर सदियों से जान देते और लेते आए हैं। मेरे जीते जी तुम इस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकते। कोशिश करके देख लो, अगर कामयाब हो गए तो हो सकता है तुम्हें दौलत मिल जाए, हो सकता है ना मिल सके। ये भी हो सकता है कि तुम माल वसूल तो कर लो लेकिन बाद में पकड़े जाओ। लेकिन अगर नाकाम हो गए तो मैं तुम लोगों को ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा कि लोग तुम्हारी लाशें देखकर कानों को हाथ लगाएंगे। वो सुनते गए, मैं बोलता गया। मेरी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज गोया उन पर बिजली गिरा रहा था। वो कुछ देर के लिए सुन होकर रह गए। फिर शॉटगन वाले के दिमाग ने मेरी गुफ्तगू के शहर से निकलने की कोशिश की। बोला, मेरी बात गौर से सुनो जवान। मुझे उसके लहजे में सनसनाहट सी महसूस हुई। तुम कितने भी 30 मार खान हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तुमसे जोर आजमाई करने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरी बंदूक की 2 नालों में 12 बोर के कारतूस हैं। तुमने जरा सी चालाकी दिखाई तो इस बच्चे के नाजुक जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि दौलत बचाना चाहते हो या इस बच्चे को। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अमरदीप बोल पड़ा, तुम्हारी मांगी हुई रकम तुम दोनों को मिल जाएगी, लेकिन बच्चे के साथ तुम्हें मुझे भी यरगमाल बनाकर ले जाना पड़ेगा। मैं इसे तन्हा तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। दोनों लुटेरों ने मशवरा तलब नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ ही एक नतीजे पर पहुंच गए। बोले, ठीक है, लेकिन फिर माल लेकर जंगल कौन आएगा? मैंने सीने पर हाथ मारकर कहा, फिक्र न करो, मैं खुद पहुंचूंगा वहां। शॉटगन वाले ने मुतमईन लहजे में कहा, हमें कोई एतराज नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि पुलिस या लाओ लश्कर साथ लेकर आए तो इन दोनों की लाशें ही मिलेंगी। मैंने कहा, डरते क्यों हो, मैं अकेला ही आऊंगा और जितना माल मांगा है वो लेकर आऊंगा। लेकिन मुझे अपने गांव जाने और रकम का बंदोबस्त करके जंगल आने के लिए ये जीप साथ ले जानी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर पिस्तौल बरदार लुटेरा बेसाख्ता हंस पड़ा और तंजिया लहजे में बोला, तुम क्या बंदोबस्त करोगे? बुढ़ा मर गया क्या? उसकी तिजोरी भरी पड़ी है नोटों की गड्डियों और सोने चांदी से, वो दौलत किस काम आएगी? उसकी बात सुनकर मैं चौंका। मुझे पहली बार इदराक हुआ कि डाके की ये वारदात कितनी गहरी मंसूबा साजी के बाद की गई है। ये लुटेरे गालिबन अमरदीप और उसके खानदान के बारे में सब कुछ जानते थे। उधर अमरदीप ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, जबान संभाल कर बात कर बदतमीज इंसान, ऐसा न हो कि मैं सब कुछ भूल कर तेरा गला घोंट दूं। शॉटगन वाले बदमाश ने भी अपने साथी को डपट कर जबान बंद करने की हिदायत की। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, ठीक है, तुम ये जीप ले जा सकते हो, लेकिन कल रात तक हर सूरत में माल समेत तन्हा गुरदयालपुर के जंगल पहुंच जाना। मैंने पूछा, मुझे किस रास्ते से जंगल में दाखिल होना होगा, और ये भी बता दो कि इस बात की क्या जमानत है कि माल वसूल करने के बाद वाकई इन दोनों को आजाद कर दिया जाएगा। शॉटगन वाले ने घूर कर मुझे देखा और तीखे लहजे में कहा, हमें सिर्फ माल से मतलब है, वो हाथ लगने के बाद हम इन्हें रख कर क्या करेंगे। और हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं है कि गुरदयालपुर जंगल में एक ही पक्का रास्ता अंदर तक आता है जो डाकघर के पास से गुजरता है। तुम भी उसी रास्ते से आओगे, तन्हा और खाली हाथ। मैंने कहा, ठीक है, मैं ठीक शाम 6 बजे डाक बंगले के पास से गुजरकर जंगल में दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन तुम रकम वसूल करने और इन दोनों को रिहा करने में ज्यादा देर नहीं लगाओगे। हमें रात के अंधेरे में जंगल से वापसी का सफर तय करना होगा। मेरी बात सुनकर शॉटगन वाला हंसा, बोला, नोटों की गिनती पूरी करवाना और निकल जाना, आगे तुम्हारी किस्मत। उसकी बात मुकम्मल होने पर मैंने अमरदीप की तरफ देखा, जो हमारी बातें सुनने के साथ साथ कुछ सोच भी रहा था। उसने सहमे हुए मानू की पुश्त सहलाते हुए कहा, चलो बेटा, तुम्हें घोड़े की सैर करवाता हूँ। लेकिन उस ज़हीन बच्चे ने सूरत हाल की संगीनी बखूबी भांप ली थी। उसने अपना खौफ छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, चलें ताया जी, मेरी फिक्र न करें, मुझे डर नहीं लग रहा। मैंने मानू के सर पर प्यार किया। वो दोनों जीप से उतरे और एक घोड़े पर सवार हो गए।
इस दौरान में शॉटगन वाले ने उन्हें मुसलसल निशाने पर रखा, जबकि जर्मन पिस्तौल की नाल का रुख मुसलसल मेरे सीने की तरफ था। फिर वो उल्टे कदमों दूसरे घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। इस तमाम अरसे के दौरान मैं हर लम्हे उन खबीसों को नीचा दिखाने का कोई मौका तलाश करता रहा, लेकिन अमरदीप और मानू की जिंदगी को लाहक खतरे ने मुझे कोई गैर मोहतात कदम उठाने से बाज रखा। वो दोनों एक के बाद दीगरे एक ही घोड़े पर सवार हुए और फिर अमरदीप को अपने आगे रहते हुए घोड़ा भगाने का हुक्म दिया। मैं बेबसी से देखता रहा और दोनों घोड़े उस रास्ते पर दौड़ते मेरी नजरों से ओझल हो गए जिधर से हम आए थे। मैं कुछ देर बुत बना बैठ रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों चुपचाप वो सब कुछ अपने सामने होता देखता रहा। अब मैं हवेली जाकर अपने मेहरबान मेजबानों को क्या बताऊंगा कि मैं तमाशा देखता रहा और मेरे होते हुए वो खबीस इतनी आसानी से अपनी मनमानी कर गुजरे। मैं अब उन सब से कैसे नजरें मिलाऊंगा।